जरा सोचिए, अगर हम अपने सूरज की सारी एनर्जी पकड़ सकें तो एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके पास मतलब अनलिमिटेड पावर हो। हाँ। ये किसी साई-फाई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि आज हम इसी अनचौंकाने वाले, दिमाग घुमा देने वाले आइडिया पर बात करने वाले हैं, डायसन स्फीयर। बिल्कुल। और ये सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है, ये तो हमारी सभ्यता की हद, हमारी कल्पना की उड़ान और शायद ब्रह्मांड में हमारी जगह से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल भी है। सही कहा। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, दशकों पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही रिलेवेंट है और सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, तो आज इसी अनोखे कॉन्सेप्ट की तह तक जाते हैं। ये डायसन स्फीयर आखिर है क्या चीज? ये आइडिया आया कहाँ से और क्यों? कितनी तरह के हो सकते हैं? क्या इसे बनाना वाकई मुमकिन है या सिर्फ फैंटेसी लैंड की बात है? सही। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या कहीं और किसी एलियन सभ्यता ने ऐसा कुछ बना लिया होगा? हाँ, ये बड़ा सवाल। इस पूरी चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भविष्य की इस अनोखी टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम और इस आइडिया के जनक से। ये नाम पड़ा फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन पर। फ्रीमैन डायसन? हाँ, उन्होंने 1960 में इस आइडिया को साइंटिफिक कम्युनिटी में पॉपुलर बनाया था। अच्छा, फ्रीमैन डायसन। पर क्या उन्होंने ही इसे पहली बार सोचा था? मतलब उनका मकसद क्या था? सिर्फ ज्यादा एनर्जी पाना? देखिए, उन्होंने इसे पॉपुलर जरूर किया, लेकिन असल में ये आइडिया थोड़ा पुराना है। कुछ साईफाई लेखक थे जैसे ओलाफ स्टेपल्डन। हाँ, उन्होंने इससे मिलते जुलते आइडियाज पहले भी दिए थे, पर डायसन का नजरिया वो थोड़ा अलग था। वो असल में एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। क्या सवाल? कि हम एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस, मतलब हमसे कहीं ज्यादा तरक्की कर चुकी बाहरी सभ्यताओं का पता कैसे लगा सकते हैं। अच्छा? उनका मेन फोकस सिर्फ एनर्जी नहीं था, बल्कि एलियंस को ढूंढने का एक नया तरीका खोजना था। अरे, ये तो दिलचस्प मोड़ है। मतलब डायसन स्फीयर का आइडिया एलियन हंटिंग से जुड़ा है, कैसे? हाँ, डायसन का तर्क था कि कोई भी सिविलाइजेशन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगी, उसकी एनर्जी की जरूरतें आसमान छूने लगेंगी। इतनी जरूरतें कि उन्हें अपने प्लैनेट के रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और आखिरकार उन्हें अपने तारे, मतलब अपने स्टार की ज्यादा से ज्यादा या पूरी एनर्जी इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। ओके। उनका मानना था कि अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड है, तो वो अपने तारे के आसपास कोई बहुत बड़ा ढांचा, एक मेगा स्ट्रक्चर जरूर बनाएगी। मेगा स्ट्रक्चर मतलब जैसे ग्रहों या तारों के स्केल पे बना हुआ कुछ? एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा, ऐसे तारों को खोजो जो अजीब तरह से कम चमक रहे हों या जिनकी रोशनी में उतार चढ़ाव आ रहा हो। क्यों? भी हो सकता है कि उनकी रोशनी किसी विशाल आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर के पीछे छिप रही हो, जो उस तारे की एनर्जी सोख रहा हो। यही वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जिसे बाद में डायसन स्फीयर कहा गया। वाह! इसने सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की सोच को एक नई दिशा दी। सिर्फ रेडियो सिग्नल सुनने की बजाय आसमान में इंजीनियरिंग के निशान ढूंढना। कमाल है, मतलब सुनने की जगह देखना। वाह! चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोलते हैं। ये डायसन स्फीयर असल में दिखता कैसा होगा? क्या ये वाकई एक बड़ा सा गोला है जो सूरज को ढक लेगा? हाँ, ये सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है। डायसन का ओरिजिनल आइडिया एक सॉलिड शेल, मतलब एक ठोस गोले का नहीं था। अच्छा। उन्होंने सोचा था कि ये इंडिपेंडेंट सोलर कलेक्टर्स या हैबिटेट्स का एक झुंड, एक स्वॉर्म हो सकता है जो तारे के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा हो। स्वॉर्म मतलब झुंड जैसा? हाँ, सरल शब्दों में कहें तो डायसन स्फीयर एक काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर है जिसे किसी तारे की ज्यादातर या सारी एनर्जी पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए, अभी पृथ्वी को सूरज की कुल एनर्जी का कितना छोटा हिस्सा मिलता है? अरबों हिस्सा। बस। हाँ, बिल्कुल। वो बाकी सब स्पेस में वेस्ट हो जाता है। डायसन स्फीयर उसी बेकार जाती एनर्जी को कैप्चर करने का एक तरीका है, एक हाइपोथेटिकल तरीका। तो ये सिर्फ एक तरह का नहीं होता होगा। आपने स्वॉर्म की बात की। हाँ, इसके कई थियोरेटिकल मॉडल्स हैं, पर 3 सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं। कौन कौन से? पहला, डायसन स्वॉर्म। जैसा मैंने कहा, ये डायसन का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था और शायद सबसे प्रैक्टिकल भी माना जाता है। अच्छा। इसमें लाखों करोड़ों इंडिपेंडेंट सैटेलाइट्स या हैबिटेट्स होते हैं जो सूरज के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं। हर यूनिट एनर्जी कैप्चर करके उसे वायरलेस तरीके से, शायद माइक्रोवेव या लेजर से, जहां जरूरत हो, जैसे पृथ्वी, मंगल या कोई स्पेस कॉलोनी, वहां भेजता है। ये सुनने में फिर भी थोड़ा मैनेजेबल लगता है, मतलब लाखों टुकड़े पर एक साथ जुड़े हुए नहीं।
दूसरा कौन सा है? दूसरा है डायसन बबल। डायसन बबल? हाँ, ये थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं एग्जॉटिक है। बबल? हाँ, इसमें बहुत सारे स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं जो ऑर्बिट नहीं करते। इसके बजाय वो इतने हल्के सोलर सेल्स मतलब सौर पाल का इस्तेमाल करते हैं कि सूरज से निकलने वाला रेडिएशन प्रेशर, फोटोन का दबाव, हाँ वही फोटोन का दबाव ही उन्हें ग्रेविटेशन के खिंचाव के खिलाफ टिकाए रखता है। ये सब मिलकर तारे के चारों ओर एक नॉन ऑर्बिटिंग बबल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेडिएशन प्रेशर से टिका रहना, ये तो सुनने में ही बड़ा नाजुक लगता है। क्या ये वाकई स्टेबल रह सकता है? थ्योरेटिकली हाँ, अगर सेल्स बहुत बहुत हल्के और बड़े हों और उन्हें लगातार एडजस्ट किया जाए। लेकिन इंजीनियरिंग चैलेंज बहुत बड़ा है इसमें। और तीसरा जो सबसे फेमस है, हाँ, ये वही वाला है ना जो साईफाई फिल्मों और किताबों में दिखाते हैं, एक पूरा ठोस गोला जो सूरज को अंदर बंद कर लेता है। बिल्कुल, डायसन शेल। ये देखने में सबसे शानदार लगता है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से सबसे प्रॉब्लमैटिक है। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? एक तो इसे बनाने के लिए मटेरियल इतना ज्यादा चाहिए कि शायद पूरे सौर मंडल के ग्रहों को तोड़ना पड़े। बाप रे, पूरे ग्रह? हाँ, और दूसरा, ऐसा सॉलिड शेल ग्रेविटेशनली स्टेबल नहीं होगा। हल्का सा भी धक्का लगा तो ये या तो तारे में गिर जाएगा या टूटकर बिखर जाएगा। ओह! इसलिए जहां कहानियों भी शेल पॉपुलर है, वहीं साइंटिफिक डिस्कशंस में स्वॉर्म या बबल को ज्यादा सीरियस कंटेंडर माना जाता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि ये क्या है और कैसा दिख सकता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी मेहनत क्यों चाहिए हमें अपने सूरज की सारी एनर्जी? हम अभी जितनी एनर्जी यूज करते उससे काम नहीं चल रहा ना? अभी चल रहा है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा। और काम चलने और पूरी क्षमता हासिल करने में बहुत फर्क है। इसका सीधा जवाब है एनर्जी। बहुत ज्यादा, लगभग अनलिमिटेड एनर्जी। कितनी एनर्जी, कोई अंदाजा है? मतलब कितना ज्यादा? हमारा सूरज हर सेकंड लगभग 384 योटावॉट, YOTTA, योटावॉट एनर्जी छोड़ता है। योटावॉट? ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना मुश्किल है। इसे ऐसे देखिए, ये पूरी इंसानियत की सालाना एनर्जी कंजम्पशन से खरबों गुना ज्यादा है। खरबों गुना? हाँ। अभी हम कोयला, तेल, न्यूक्लियर और थोड़ी सी सोलर विंड एनर्जी से गुजारा कर रहे हैं, जो सूरज की टोटल आउटपुट का एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन है। खरबों गुना ज्यादा? ओह, इतनी एनर्जी का हम करेंगे क्या? क्या जरूरत है इतनी पावर की? जरूरतें पैदा हो जाएंगी। सोचिए, अगर हमारे पास इतनी एनर्जी हो तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है। जैसे इंटरस्टेलर ट्रैवल। हम तारों के बीच आसानी से सफर करने वाले विशाल जहाज बना सकते हैं। टेराफॉर्मिंग, हम मंगल या वीनस जैसे ग्रहों को रहने लायक बना सकते हैं। उनके पूरे एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को बदल सकते हैं। पूरे ग्रह को बदलना? हाँ, मेगा स्केल कंप्यूटिंग। हम इतने पावरफुल कंप्यूटर्स बना सकते हैं जो पूरे यूनिवर्स का सिमुलेशन चला सकें या शायद कॉन्शियसनेस को अपलोड कर सकें। अरे वाह! एडवांस टेक्नोलॉजीज चलाना जिनका हम आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शायद मैटर मैनिपुलेशन या बड़े स्केल पर क्लाइमेट कंट्रोल। और हाँ, सर्वाइवल कैसे? लंबे समय में, शायद अरबों साल बाद, जब सूरज फैलना शुरू करेगा तो शायद यही तरीका हो अपनी सिविलाइजेशन को बचाने का। मतलब ये सिर्फ ज्यादा बिजली पाने की बात नहीं है, ये तो पूरी सभ्यता के स्केल को बदलने की बात है, प्लैनेटरी से स्टेलर स्केल पर जाने की। बिल्कुल, ये किसी सभ्यता के लिए अपने होम प्लैनेट की लिमिटेशन से बाहर निकलकर एक ट्रू इंटरस्टेलर स्पीसीज बनने का टिकट हो सकता है। एनर्जी ही डेवलपमेंट की चाबी है, हर लेवल पर। आपने सभ्यता के स्केल और एनर्जी की बात की, यहीं पर वो मशहूर कार्दाशेव स्केल आता है ना? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्दाशेव ने ये स्केल प्रपोज किया था। ये किसी सभ्यता की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को उसकी एनर्जी कंजम्पशन के बेसिस पर क्लासिफाई करने का एक तरीका है। ये हमें एक तरह का रोड मैप देता है कि सिविलाइजेशंस कैसे प्रोग्रेस कर सकती हैं। इसके लेवल्स क्या हैं और कहाँ फिट होता है डायसन स्फीयर इसमें? कार्दाशेव ने मेनली 3 लेवल बताए थे। 3? हाँ। टाइप 1 सिविलाइजेशन, ये वो सभ्यता है जो अपने होम प्लैनेट पर आने वाली सारी यूजेबल एनर्जी को हार्नेस कर सकती है। इसमें सूरज की सारी रोशनी जो प्लैनेट पर पड़ती है, जियोथर्मल, विंड, सब कुछ शामिल है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि हम इंसान अभी टाइप 1 भी नहीं बने हैं। सच में? हम नहीं हैं टाइप 1? नहीं। कार्ल सैगन का अनुमान था कि हम अभी करीब टाइप 0.7 पर हैं। टाइप 0.7 मतलब अभी अपने ही ग्रह की पूरी एनर्जी इस्तेमाल करना बाकी है। तो टाइप 2 क्या है? टाइप 2 सिविलाइजेशन ये वो सभ्यता है जो अपने तारे, मतलब अपने स्टार की
पूरी एनर्जी को कंट्रोल और यूज कर सकती है। ओह, यहीं पर डायसन स्फीयर आता है। एक फंक्शनल डायसन स्फीयर बनाना किसी सभ्यता को टाइप 2 लेवल पर पहुंचा देगा। ये एक बहुत बड़ी छलांग है, प्लैनेटरी से स्टेलर एनर्जी स्केल पर जाना। बहुत बड़ी छलांग। और टाइप 3, क्या वो भी पॉसिबल है? टाइप 3 सिविलाइजेशन ये वो सभ्यता है जो अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकती है। पूरी गैलेक्सी? हाँ, ये इतना एडवांस लेवल है कि इसकी टेक्नोलॉजी या तरीके कल्पना करना भी मुश्किल है। शायद इसमें लाखों करोड़ों तारों की एनर्जी या शायद गैलेक्सी के सेंट्रल ब्लैक होल की एनर्जी का इस्तेमाल शामिल हो। बाप रे! तो डायसन स्फीयर असल में टाइप 1 से टाइप 2 बनने का गेटवे है। ये स्केल हमें दिखाता है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी कितने पीछे हैं और फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है। ये सिर्फ साईफाई फैंटेसी नहीं, बल्कि एक तरह से सिविलाइजेशनल एवोल्यूशन का पैमाना है। हाँ, ये स्केल हमें हमारी करंट लिमिटेशंस और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का एक आईना दिखाता है। ये सवाल भी उठाता है कि क्या डेवलपमेंट का यही एकमात्र रास्ता है? क्या सभी एडवांस सिविलाइजेशंस एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाती ही जाएंगी? सोचने वाली बात है। सुनने में तो ये सब बहुत ग्रैंड एंड एक्साइटिंग लगता है, लेकिन रियलिटी चेक लेते हैं। क्या इसे बनाना वाकई पॉसिबल है? चैलेंजेस क्या हैं? ये आसान तो बिल्कुल नहीं लगता। आसान, ये तो अंडरस्टेटमेंट होगा। हमारी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये लगभग इम्पॉसिबल है। चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है, पर कुछ मेन पॉइंट्स हैं। जैसे कि? सबसे पहले तो मटेरियल कहां से आएगा इतना? एस्टिमेट्स के मुताबिक हमें शायद बुध, मर्क्यूरी या वीनस जैसे पूरे प्लैनेट को माइन करके इसका सारा मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरे ग्रह को तोड़ना? ये तो सुनने में प्रलय जैसा लगता है। और मान लीजिए मटेरियल मिल भी गया, तो उसे बनाएगा कौन और कैसे? इतनी बड़ी चीज। ये दूसरी बड़ी चुनौती है, इंजीनियरिंग। लाखों या अरबों सैटेलाइट्स को सूरज के चारों ओर प्रिसाइज ऑर्बिट्स में लॉन्च करना, उन्हें मेंटेन करना, कोलिजन से बचाना। हाँ। और ये सब सालों या सदियों तक करना। इसके लिए जिस लेवल की ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एआई चाहिए होगी, वो आज हमारे पास नहीं है। सही। फिर इन सबसे एनर्जी कलेक्ट करके उसे सेफली पृथ्वी या कहीं और ट्रांसमिट करना, बिना वेस्ट किए या एक्सीडेंटली किसी चीज को फ्राई किए, ये अपने आप में एक ह्यूज चैलेंज है। और गर्मी का क्या? इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली चीज तो खुद ही भट्ठी बन जाएगी। बिल्कुल। गर्मी हीट मैनेजमेंट एक क्रिटिकल इशू है। थर्मोडायनामिक्स के नियम हैं, जो भी एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं, उसका कुछ हिस्सा वेस्ट हीट के रूप में रेडिएट करना ही पड़ता है। डायसन स्फीयर सूरज की इमेंस एनर्जी सोखेगा, तो उसे उतनी ही वेस्ट हीट एफिशिएंटली अंतरिक्ष में रेडिएट भी करनी होगी, वरना वो स्ट्रक्चर खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ओह। इसका मतलब है कि डायसन स्फीयर बाहर से ठंडा नहीं दिखेगा। नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इंफ्रारेड रेडिएटर दिखेगा, हीट सिग्नेचर देगा। मटेरियल, इंजीनियरिंग, हीट और इन सब के ऊपर पैसा और कोऑर्डिनेशन। जाहिर है, लागत और व्यवस्था। कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स। ऐसा प्रोजेक्ट शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा और महंगा अंडरटेकिंग होगा। इसके लिए पूरी दुनिया के देशों को शायद सदियों तक एक साथ मिलकर काम करना होगा। सदियों तक? हाँ, जिस लेवल का ग्लोबल कॉर्पोरेशन और रिसोर्स मोबिलाइजेशन चाहिए, वो आज की फ्रेगमेंटेड दुनिया में कल्पना करना भी मुश्किल है। इसमें शायद हजारों साल लग सकते हैं। हजारों साल? बाप रे! इतनी सारी रुकावटों को देखकर तो लगता है कि ये शायद कभी ना बन पाए। फिर भी ये आइडिया साइंस फिक्शन में इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि साइंस फिक्शन लिमिटेशन से बंधा नहीं होता है ना, वो व्हाट इफ का प्लेग्राउंड है। हाँ, बिल्कुल। डायसन स्फीयर इंसानी या एलियन एम्बिशन, इंजीनियरिंग प्रावस और भविष्य की अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज का सिंबल बन गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लिमिट क्या होती है। हाँ, मैंने भी कई जगह इसका जिक्र देखा है। स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन का वो फेमस एपिसोड याद है आपको? हाँ, रेलिक्स, जिसमें एंटरप्राइज क्रू एक अबैंडन्ड विशाल डायसन शेल के अंदर फंस जाता है। वो एपिसोड दिखाता है कि ऐसा स्ट्रक्चर कितना विशाल और ऑ इंस्पायरिंग हो सकता है। बिल्कुल। और हैलो वीडियो गेम सीरीज में जो रिंग वर्ल्ड्स है। हाँ, रिंग वर्ल्ड्स। वो डायसन स्फीयर तो नहीं है, पर वो भी उसी मेगा इंजीनियरिंग के आइडिया से इंस्पायर्ड है। एक आर्टिफिशियल दुनिया पर रहला जो स्टार की एनर्जी पर बनी हो। सही। और हाल ही में मार्वल की इटर्नल्स फिल्म में सेलेस्टियल्स को देखा? हाँ, जो कॉस्मिक स्केल पे एनर्जी मैनिपुलेट करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी ग्रैंड विजन से जुड़ा लगता है। बिल्कुल। ये कहानियां हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल देती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर कोई सभ्यता इतनी एडवांस्ड हो जाए तो वो क्या कर सकती है और ब्रह्मांड कितना बड़ा और अजीब हो सकता है। ये एक तरह से हमें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार करती है। अब आते हैं सबसे थ्रिलिंग पार्ट पर। क्या एस्ट्रोनॉमर्स वाकई में एलियन डायसन स्फीयर ढूंढ रहे हैं?
क्या हमें कोई सबूत मिला है? हाँ, तलाश जारी है और ये सेटी का एक एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है। जैसा डायसन ने सजेस्ट किया था, वैज्ञानिक सिर्फ रेडियो सिग्नल्स नहीं सुन रहे, बल्कि वो तारों के डेटा में अनोमलीज यानी अजीब पैटर्न ढूंढ रहे हैं जो किसी मेगा स्ट्रक्चर की मौजूदगी का इशारा दे सकें। कैसे ढूंढते हैं? अगर वो तारे की रोशनी रोक रहा है तो क्या तारा गायब हो जाएगा? गायब नहीं होगा, पर उसकी ब्राइटनेस कम हो सकती है या उसमें अजीब तरह के उतार चढ़ाव मतलब डिमिंग आ सकती है। लेकिन उससे भी बड़ा साइन है इंफ्रारेड रेडिएशन। अच्छा, वो हीट वाला पॉइंट। एग्जैक्टली। जैसा हमने हीट मैनेजमेंट में डिस्कस किया, डायसन स्फीयर या स्वॉर्म बहुत सारी वेस्ट हीट छोड़ेगा, वो भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। तो वैज्ञानिक ऐसे तारों की तलाश करते हैं जो विजिबल लाइट में तो नॉर्मल या फेंट दिखें, लेकिन इंफ्रारेड में असामान्य रूप से बहुत ज्यादा चमक रहे हों। एक तरह का हीट सिग्नेचर। तो हम स्ट्रक्चर को नहीं, उसकी गर्मी को ढूंढ रहे हैं। क्या ऐसा कोई कैंडिडेट मिला है अब तक? एक बहुत फेमस केस है टैबी का तारा। टैबी स्टार, हाँ सुना है इसके बारे में। जिसका टेक्निकल नाम है KIC 8462852। 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप के डेटा में देखा गया कि ये तारा बहुत ही अजीब और इर्रेगुलर तरीके से डिम हो रहा था। कितना डिम? कभी कभी तो इसकी 20-22% तक रोशनी कम हो जाती थी, जो किसी प्लैनेट के ट्रांजिट से कई ज्यादा है। 22%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो क्या ये एलियन मेगा स्ट्रक्चर था? शुरुआत में ये स्पेकुलेशन जोरों पर थी। एलियन मेगा स्ट्रक्चर हेडलाइन बन गई थी। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक पॉसिबिलिटी माने भी। लेकिन बाद की डिटेल स्टडीज में पाया गया कि ये डिमिंग शायद नेचुरल कारणों से हो रही है। अच्छा, जैसे? सबसे लाइकली एक्सप्लेनेशन है धूल के बहुत बड़े अनइवन बादल, डस्ट क्लाउड्स, या शायद टूटते हुए कॉमेट्स का झुंड जो तारे के सामने से गुजर रहा है। अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है कि ये आर्टिफिशियल है। ओह, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, पर फैसिनेटिंग जरूर है। लेकिन सिर्फ ये फैक्ट कि डायसन स्फीयर जैसी चीजें सीरियस साइंटिफिक डिस्कशन का हिस्सा है, ये दिखाता है कि हम कितने ओपन माइंडेड हो गए हैं एलियंस की खोज में। बिल्कुल। टैबी स्टार ने हमें सिखाया कि यूनिवर्स में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते, और इसने मेगा स्ट्रक्चर सर्च को मेन स्ट्रीम डिस्कशन में ला दिया। ये फर्मी पैराडॉक्स से भी जुड़ता है। हाँ, कि सब कहाँ है? एग्जैक्टली। अगर ब्रह्मांड में एडवांस लाइफ आम है, तो हमें अब तक उनके बनाए डायसन स्फीयर्स या दूसरे मेगा स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं दिखे? क्या वो बनते ही नहीं, या हम सही जगह नहीं देख रहे, या फिर कोई ग्रेट फिल्टर है जो सभ्यताओं को उस स्टेज तक पहुंचने से रोक देता है। खैर, ये अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है। वापस आते हैं हम इंसानों पर। तो आखिर में क्या हम इंसान कभी डायसन स्फीयर बना पाएंगे? क्या लगता है आपको, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट देना मुश्किल है, शायद, मे बी। आज की टेक्नोलॉजी से नहीं, अगली सदी में भी शायद नहीं, लेकिन हजारों साल बाद कौन जानता है। ये थियोरेटिकली इम्पॉसिबल नहीं है, बस अनबिलीवेबली डिफिकल्ट है। इसके लिए क्या चाहिए होगा? सिर्फ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही। मटेरियल साइंस में ब्रेक थ्रूज, फ्यूजन पावर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स जो स्पेस में माइनिंग और कंस्ट्रक्शन कर सकें, हाईली एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसमिशन, लिस्ट लंबी है। लेकिन टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा शायद चाहिए होगा एक एकजुट मानवता, यूनाइटेड ह्यूमैनिटी। हाँ, ये बात तो है। एक ऐसी ग्लोबल सिविलाइजेशन जो सदियों तक चलने वाले इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए अपने मतभेद भुलाकर एक साथ काम कर सके। हमें पूरे सौर मंडल के रिसोर्सेज पर एक्सेस और कंट्रोल चाहिए होगा, और सबसे बढ़कर एक लॉन्ग टर्म विजन और कमिटमेंट। ये तो फिलोसॉफिकल सवाल बन जाता है, क्या हम इंसान इतने मैच्योर हो पाएंगे कि ऐसा कुछ कर सकें? लेकिन ये विचार हमें इंस्पायर जरूर करता है ना? हमारी सोच को हमारे प्लेनेट से बाहर तारों तक ले जाता है। एग्जैक्टली। यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये हमें बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। ये एक सपना है, एक एम्बिशन है। शायद एक दिन हमारे बहुत दूर के वंशज सूरज को देखेंगे और उन्हें सिर्फ एक जलता हुआ गोला नहीं, बल्कि उसके चारों ओर फैला हुआ जगमगाता हुआ सैटेलाइट्स का एक स्वॉर्म दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी सभ्यता का निशान जिसने अपने तारे की शक्ति को हासिल कर लिया है। तो डायसन स्फीयर सिर्फ एनर्जी पाने का एक तरीका नहीं है, ये एक सिंबल है, एक मील का पत्थर है। हाँ, ये सिंबल है कि इंटेलिजेंस और कॉपरेशन से क्या हासिल किया जा सकता है। ये दिखाता है कि फिजिक्स के नियम हमें लिमिट भी करते हैं और साथ ही साथ अपार संभावनाएं भी देते हैं। ये साइंस और इमेजिनेशन के बीच का पुल है,
और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पे शायद हर सुनने वाला सोच सकता है। क्या डायसन स्फीयर सिर्फ एक साईफाई सपना है जिसे हम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे? या ये मानवता के फ्यूचर डेस्टिनी की एक झलक है जिसे पाने के लिए हमें आज से ही तैयारी शुरू करनी होगी? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। लेकिन इस सवाल पर सोचना, इस संभावना पर विचार करना ही शायद हमें उस भविष्य की तरफ ले जाने वाला पहला कदम हो।